दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को लिखने या बोलते समय हम लोग को कहीं ना कहीं पर रुकना पड़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा ठहरना पड़ जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग विराम चिन्ह हिंदी भाषा में कह देते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग पंक्चुएशन साइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो विराम चिन्ह होते क्या हैं और फिर इसकी जो आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, ये हम लोग को हिंदी में आखिरकार क्यों पड़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदी साहित्य को, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो मैंने 13 यानी कि 13 यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में उल्लेख किया है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले विराम चिन्ह के बारे में। आप जल्दी से जाके हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करें। तो आखिरकार विराम चिन्ह होता क्या है? तो दोस्तों विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। जैसे कि अगर ज़िंदगी में भी हम लोग अगर दौड़ते हैं तो हो सकता है कहीं पे हम लोगों को रुकना पड़ जाता है, ठहरना पड़ जाता है। उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोगों को कहीं पर रुकना पड़ जाता है, ठहरना पड़ जाता है। किस लिए? ताकि हम अपने भाव को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकें सामने वाले बंदे को। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि पाठकों के भाव बोध को सरल बनाने के लिए हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि विराम चिन्ह है क्या। तो वाक्य लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा की स्पष्टता एवं भावपूर्ण एवं अर्थवान हो जाती है। ठीक है, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं या फिर विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिखा है। ठीक है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, सब सेम है, यानी कि सब एक तरह के है। रोको मत जाने दो, एक है रोको मत जाने दो। देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमा यहाँ पर लग गया। ठीक है, कॉमा लगने से यहाँ पर जो अल्प विराम लगने की वजह से इसका जो अर्थ है ये बदल गया। रोको मत जाने दो, यानी कि उस बंदे को रोक लो, जाने मत दो, मत जाने दो। लेकिन अगर तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तीसरे वाक्य, तो यहाँ पर है रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत बल्कि उसको जाने दो। तो यहाँ पर आखिर ये जो अर्थ में जो चेंजिंग आया, बदलाव आया, वो किसके वजह से आया? तो वो आया अल्प विराम की वजह से। तो यहाँ पर ऐसे 13 यहाँ पर चिन्ह है, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने वाक्यों को और भी सुंदर बना सकते हैं, और भी अर्थवान बना सकते हैं, और अपने भाव को स्पष्टता के साथ दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे आदमी के साथ, अपने सामने वाले जो भी बंदा है उसके साथ हम लोग व्यर्थ कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर जो 13 यहाँ पर जो मैंने विराम चिन्ह का नाम लिखा है। एक है दोस्तों अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम, जिसको अंग्रेजी भाषा में सेमी कॉलम, जिसका देख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह ये है। पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, उसका चिन्ह ये है। उप विराम, जिसको कोलोन कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और 7वां जो है यहाँ पर कोष्टक, जिसको अंग्रेजी भाषा में ब्रैकेट। और 8वां यहाँ पर जो है वो है योजक चिन्ह, जिसको हाइफेन कहते हैं। उसके बाद 9वां अवतरण चिन्ह, जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, किसी भी शब्द को अगर दिखाना होता है। तो उसी तरीके से लाघव चिन्ह होता है, जो एब्रिविएशन साइन होता है। उसके बाद यहाँ पर 11वां आदेश चिन्ह, जो साइन ऑफ फॉलोइंग होता है। और 12वां यहाँ पर रेखांकन चित्र होता है, जिसको अंडरलाइन कहते हैं। किसी भी शब्द को वहाँ पर हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 13वां है, जो लास्ट है, अंतिम है, वो है दोस्तों लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर 13 के यहाँ पर परिभाषा के बारे में जानेंगे, और इसके इस्तेमाल को देखेंगे कि किस वाक्य में इन चिन्हों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अल्प विराम कॉमा के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर अल्प विराम के बारे में। तो अल्प विराम का जो यहाँ पर चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या अधिक वस्तुओं को, व्यक्ति को, आदि को अलग अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अलग अलग करने में यानी कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ राम, श्याम, काम, नाम, जो भी लिख दूँ, तो उसको अलग अलग करने के लिए कॉमा यानी कि अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4, 5 को अगर मैं कॉमा नहीं देता तो ये 45 बन जाता, यानी कि 45 हो जाता। इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा लिखा। उसी तरीके से भारत में चना, गेहूं, बाजरा की खेती होती है। अगर मैं यहाँ पर कॉमा हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो कि मिला हुआ लगेगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कॉमा देने की ज़रूरत पड़ी, अल्प विराम देने की ज़रूरत पड़ी। तो आप समझ गए होंगे कि अल्प विराम का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ को अलग अलग करने के लिए करते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा ठहरना भी होता है। ठीक है, उसके बाद अल्प विराम जो ये जो अर्ध विराम है दोस्तों, इसका जो है अल्प विराम से थोड़ी अधिक अगर रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम अगर ठहरना हो, तो वहाँ पर हम लोग अर्ध विराम का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसका किसी भी वाक्यांश को दूसरी वाक्यांश से थोड़ा दूर का रिलेशन बताते हैं, दूर का जो वहाँ पर संबंध दिखाते हैं। जैसे कि यह कमीज पुरानी है,
फिर भी मजबूत है। ठीक है, आज ये काम अधूरी रही, कल समाप्त होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा यहाँ पर ठहरा हूँ, यहाँ पर भी ठहरा हूँ, लेकिन फुल स्टॉप जो होता है, पूर्ण विराम होता है, उससे थोड़ा कम यहाँ पर ठहरूंगा और अल्प विराम से ज़्यादा ठहरूंगा। यहाँ पर एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश का दूर का संबंध भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस अर्ध विराम को लगाकर। अब चलिए जान लेते हैं पूर्ण विराम को। तो यहाँ एक बात पूरी हो जाती है या वाक्य समाप्त हो तो वहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये हाथी है, मैं शिक्षक हूँ, तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरा नाम कुछ भी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो यहाँ पर मैं ये दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्यांश या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें बात कंप्लीट ना हो तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अपनी वाक्य को पूरी करने के बाद हम लोग वहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। ये जान लेते हैं यहाँ पर हम लोग उप विराम के बारे में, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर परिभाषित कर दिया हूँ। उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर कोष्टक के। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जान लें उप विराम आखिरकार होता क्या। तो जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां उप विराम का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, कृष्ण के अनेक नाम है। दोस्तों यहाँ पर जो है वाक्य यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर उप विराम का जो चिन्ह है हम लोगों ने इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। और उसके बाद हमने क्या लिखा, कृष्ण के अनेक नाम है, मोहन, गोपाल और गिरिधर। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि हम लोग इसका इस्तेमाल किस जगह पर करते हैं। वाक्य पूरी नहीं होती है उस दरमियान करते हैं और उसके बाद बात को पूरी करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अचंभित हो गया अगर किसी चीज को देखकर, तो मैं कहूंगा वाह आप आ गए। उसी तरीके से मैं कहूंगा हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो ये जो यहाँ पर जो भाव प्रकट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है इस विस्मयादि बोधक चिन्ह के कारण। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर इसको लोग क्या पढ़ेंगे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह को अगर लगा दूं तो अब पढ़ने का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा। वो किस तरीके से हो जाएगा, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। अब इस तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ दुख वाला भाव यहाँ पे प्रकट होगा। उसी तरीके से अगर वह को हटा दूं, वह आप आ गए, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उतना सा फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर विस्मयादि बोधक का चिन्ह दे दूं, अब इसको पढ़ूं वाह आप आ गए, इस तरीके से बोलने का यहाँ पर मतलब बदल जाएगा। किसके वजह से, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के वजह से। अब आइए जान लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों ये जो चिन्ह है ये काफी आसान है इसको समझना। तो जैसे प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकदम आसान है। जैसे क्या वहां तुम हो, क्या वहां तुम हो। उसी तरीके से वहां कौन है, मतलब किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए हम लोग इस प्रश्न वाचक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और वो जो वाक्य है वो किस चीज में बदल जाती है, एक प्रश्न में बदल जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें क्या को हम लोग पहले लिखते हैं, क्या वहां तुम हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता वहां तुम हो तो ये क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए नहीं, जब क्या लिखा मैंने तो ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन तब तक अधूरा है जब तक इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा दिया। जैसे वह कौन है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट के बारे में, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बारे में अगर कहता हूं, जैसे उच्चारण जीभ से होता है, लेकिन उच्चारण का मतलब क्या होता है ये हर लोग नहीं जानते। इस पर मैंने दोस्तों वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख लें मेरे प्लेलिस्ट में। तो उच्चारण का मतलब होता है क्या, बोलना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि उच्चारण स्थान जो पा वर्ग होते हैं उसका उच्चारण स्थान होठ होता है। उसी तरीके से उच्चारण यानी कि बोलना जीभ से होता है। अब चलिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। तो भाई कोकिला है क्या है, कोकिला का एक शाब्दिक अर्थ है जिसको हम लोग मीठा गाने वाली कहते हैं। कोकिला जो वर्ड बना ये कोयल के लिए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कोष्ठक का इस्तेमाल प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह और फिर उप विराम चिन्ह का हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कुछ बचे हुए चिन्ह के बारे में। चलिए जान लेते हैं अब हम लोग योजक चिन्ह के बारे में।
तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि दो शब्द दिए गए हैं और उसमें आपस में जो हम लोग को संबंध दिखाने के लिए उसके बीच हम लोग कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो योजक चिन्ह का। जैसे जीवन में दुख सुख, तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं दुख और सुख, इसको आपस में, चूंकि दुख जो है सुख का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसमें हम लोग संबंध दिखाने के लिए हम लोगों ने योजक चिन्ह का प्रयोग किया और जीवन में दुख सुख लगा रहता है, ये वाक्य बनकर हो गई तैयार। अगर मैं इसको नहीं देता तो ये व्याकरण के अंतर्गत थोड़ा सा ये अटपटा दिखता, तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए गलत भी कह सकते हैं, लेकिन इसको योजक चिन्ह देने से इसमें आपस में परस्पर में संबंध भी हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो शब्दों के परस्पर संबंध को दिखाने के लिए हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए अवतरण चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, जो कुछ इस तरीके से है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। जैसे किसी की कही हुई बात को उसी तरह व्यक्त करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में हम लोगों को एक कथन दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का, इस तरीके से जो हम लोगों को कथन दिया, तो उसको अगर हम लोग को दिखाना होगा तो हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे। जैसे मान लो राम ने कहा, क्या कहा, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वही सेंटेंस हूबहू लिखी हुई है जो राम ने कहा था, इसमें किसी तरह की भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं की गई है। इन्वर्टेड कॉमा देने से यहाँ पर ये पता चल रहा है। अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दूं तो ये हो सकता है कि जो वक्ता है वो अपने हिसाब से उस बात को व्यक्त कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि वो उसी चीज को जो मतलब राम ने कहा था उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है, ना कि उसमें अपने मन से किसी तरह की चेंजिंग की गई है। अब चलिए जान लेते हैं लाघव चिन्ह। तो किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में यानी कि छोटा करके लिखने के लिए शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे शून्य लगाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर राम प्रसाद, तो दोस्तों राम प्रसाद तो मैं लिख लूंगा, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होने वाली है कि डॉक्टर डॉक्टर मुझे बार बार लिखना है, तो मैं डॉक्टर का ये जो पहला यहाँ पर जो अक्षर है इसको मैं ले लूंगा और उसके बाद इसमें यहाँ पर शून्य लगा दूंगा और इसका जो संक्षिप्त रूप बन जाएगा डॉक्टर का ये वाला, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर। उसी तरीके से प्रोफेसर का हम लोग प्रो ले लेंगे और शून्य लगा देंगे, ये बन जाएगा प्रोफेसर का संक्षिप्त रूप। इसी तरीके से हम काफी सारे शब्दों को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आदेश चिन्ह के बारे में। तो किसी विषय के क्रम में लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के लिए आदेश चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वचन के दो प्रकार। मुझे लिखना होगा कि राम का 2 बेटा है, तो उसको नाम लिखने के लिए पे वाक्य कंप्लीट नहीं हुए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदेश चिन्ह देंगे, साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग साइन या फॉलोइंग मार्क जो भी हो, और उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स को लिखेंगे, प्रकार को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वचन के 2 भेद हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब चलिए जान लेते हैं रेखांकन चिन्ह के बारे में। तो वाक्य का महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। रेखांकन का दोस्तों मतलब होता है अंडरलाइन करना, किसी भी शब्द के नीचे एक लाइन दे देना है और उसके बाद हम लोग उसको हाईलाइट कर देंगे कि ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित करने के लिए, जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो चीज़ है वो है दोस्तों उपन्यास, तो मैंने यहाँ पर उपन्यास के नीचे एक अंडरलाइन लगाकर इसको हाईलाइट कर दिया। अब चलिए जान लेते हैं लास्ट चिन्ह के बारे में, जो है दोस्तों लोप चिन्ह। तो यहाँ पर जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा था, यहाँ पर था छूटा हुआ है, के गांधी जी ने कहा था के, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे छूटा हुआ है था के, ठीक है, यह पे छूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लोप चिन्ह देकर इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। परीक्षा की घड़ी आ गई है, ठीक है, इसलिए हम करेंगे या मरेंगे, यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, इसलिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो छूटे हुए यहाँ पर शब्दों के लिए यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो भाई लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने शॉर्ट में विराम चिन्ह बताएं इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप किसी भी परीक्षा में पूछे गए सवालों को हल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो, मेरे वीडियो में कोई भी कमी नजर आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हिंदी साहित्य, और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। फिलहाल तो मैं अभी हिंदी के बारे में ही बता रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।